मगध राज्य का उदय। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी ग्रीव्रज राजगृह थे। बृहद्रथ के पुत्र का नाम जरासंध था। हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जो 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसको श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता था। बौद्ध धर्म को मानता था। वह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध राज में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने राज्यवैद जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए उनके पास भेजा। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। वह 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसने अपने चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर अपने पिता की हत्या की थी। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। इसका विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री वजीरा के साथ हुआ था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगा। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के मंत्री का नाम वत्सकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। जैन ग्रंथों में उदयन को पितृभक्त बताया गया है तथा बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा गया है। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके मंत्री शिशुनाग ने गद्दी से हटाकर 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी काला अशोक था। वह पुनः अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंदवंश का अंतिम राजा घनानंद था। नंदवंश सर्वाधिक धनी राज्य एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। इसी की सहायता से इसने घनानंद को हराया था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का संबंध राजनीति से है। तक्षशिला धनुर्विद्या तथा वैद्य की शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं से प्राप्त की थी। कौशल के राजा प्रसेनजित, मगध के राज्यवैद जीवक तथा चाणक्य ने भी यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसका धार्मिक गुरु भद्रबाहु था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 भागों में बंटी थी। सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया से की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी। कार्नेलिया का दूसरा नाम हेलेना था। मेगास्थनीज, जो सेलुकस निकेटर का राजदूत था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया है। इसमें पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा नाम दिया गया है।
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एम्पियानस ने अपनी पुस्तक में किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में हुआ। बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ शत्रु विनाशक होता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत को सीरियन राजा एंटियोकस ने भेजा था। बौद्ध विहार तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। तक्षशिला विद्रोह का मुख्य कारण अधिकारियों का दुर्व्यवहार था। अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। अशोक ने नेपाल में ललितपतन नगर बसाया। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग का राजा खारवेल था, जो जैन धर्म का अनुयायी था। इस युद्ध में भयंकर मार काट को देखकर अशोक को बहुत दुख हुआ और उसने कभी भी युद्ध न करने का निर्णय लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। पहले वह भगवान शिव की पूजा करता था। अशोक के प्रधानमंत्री का नाम राधागुप्त था। अशोक का धार्मिक गुरु उपगुप्त था। अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी था। वह चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। असंधिमित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थीं। भारत में शिलालेख का सबसे पहले प्रचलन अशोक ने किया। अशोक द्वारा शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक के शिलालेख 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। इनकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में फैंथ्रेलर ने की थी। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। यह केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के दरबार में डायोनिसियस मिस्र से नामक राजदूत आया था, जो मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉमली II ने भेजा था। अशोक के शिलालेखों में सबसे लंबा शिलालेख 7वां है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रूमीनदेई है। अशोक का शान-ए-कुना अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषा में है। कलिंग के युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ महामात्र कहते हैं। इसकी संख्या 18 थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक कहा जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था।
इससे बचने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। युद्ध क्षेत्र में सेना के नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा पर्ण थी। अशोक का नाम देवनाम प्रिय, देवताओं का प्रिय भी है। ब्राह्मण साम्राज्य। पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। वह मौर्य का सेनापति था। वह ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। शुंग काल में पहली स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की गई। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि से 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कणव वंश की नींव डाली। कणव वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने कर दी और सातवाहन वंश की नींव डाली। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के किनारे स्थित थी। सातवाहन वंश की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में मातृत्व सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। ये सिक्का ढालने में जिस शीशे का प्रयोग करते थे वह रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन वंश के शासकों ने किया। गौतमीपुत्र सतकर्णी इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसने पुराणों में कृष्ण का पुत्र कहा गया है। कुषाण वंश। पल्लवों के बाद में कुषाण आए, जो यूची और तोखरी भी कहते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 भागों में बटा हुआ था। इन्हीं में से एक कुषाण थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडिफेसस ने 15 ईस्वी में की थी। इस वंश का सबसे महान राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर में थी। कुषाण की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाता है। यह संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्रा जारी की। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहां कनिष्कपुर नगर बसाया। उसने राजा देवपुत्र की उपाधि चीनियों से ली। कनिष्क के दरबार में चरक राजवैद्य रहता था, जिसे चरक संहिता लिखी। अश्वघोष कनिष्क के राज्य कवि थे।